नमस्कार। एपीएन के कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े हुए कानून के बारे में बताएंगे और इस विषय पर तफसील से बातचीत करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आपका कानूनी ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस वक्त कानूनी अधिवक्ता विशेषज्ञ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता हमारे साथ राम नरेश यादव जी जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो राम नरेश यादव जी बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको बहुत सारी जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई देंगे। लेकिन इस बीच अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर विषय और साथ ही साथ नंबर्स भी हमारे लगातार हम आपको दिखाएंगे। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आज हम आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े हुए कानून के बारे में बताएंगे और इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे राम नरेश यादव जी। यादव जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही कि देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो है, इसका मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य इसका है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जी प्रमुख उद्देश्य है वो भारत सरकार की अधीनस्थ संगठनों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सतर्कता प्रशासन की निगरानी हेतु इन स्वतंत्र और स्वायत्त को स्थापित करना है। जी ये अधिनियम आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश और सतर्कता मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार आयोग को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है, जिससे वे गवाहों को बुलाने, दस्तावेजों की जांच करने और साक्ष्य एकत्रित करने जैसे कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता को सुनिश्चित करना है, जिससे सरकारी सेवाओं में जनता का विश्वास बना रहे और इस प्रकार अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जी, ठीक है। ये बताइए कि इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी और क्यों हुई थी? नेहा जी, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को संतानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इस समिति का गठन 1962 में किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करना और उसे रोकने के उपाय सुझाना था। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है, जो सरकारी विभागों में सतर्कता प्रशासन की निगरानी कर सके। इस सिफारिश के आधार पर सीवीसी की स्थापना की गई। बाद में 2003 में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे इसकी स्वायत्तता और आधिकारिकता और भी मजबूत हुई। इस प्रकार सीवीसी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में ईमानदारी बनाए रखना और भ्रष्टाचार के मामलों में निगरानी करना था। जी, सर ये बताइए कि इसके मुख्य कार्य और इसकी शक्तियां क्या हैं? जो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी है, इसके जो मुख्य कार्य और शक्तियां, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के ये मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में जो सतर्कता प्रशासन है, इसकी निगरानी करना सबसे पहला इसका मुख्य कार्य है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच या जांच कराने के आदेश देना। तीसरा, केंद्र सरकार और उसके संगठनों को सतर्कता मामलों में सलाह देना। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के भ्रष्टाचार मामलों की जांच पर निगरानी रखना और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो संसद में रखी जाती है, इसके मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सीवीसी को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है, जिससे वे गवाहों को बुला सकते हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं और साक्ष्य एकत्रित करने जैसे कार्य कर सकते हैं। यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के मामलों में सिफारिश करता है और लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच करता है। इस प्रकार सीवीसी का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है और ये सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, ये बताइए कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? जो सीवीसी है, एक बहु सदस्य निकाय है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त,
और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी जी। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हम्म। एक समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री उसके समिति के अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री उसमें सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्षी नेता भी उसमें सदस्य होते हैं, हम्म। जो इनकी नियुक्ति करता है। और इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक ये होता है। और जो डिसमिसल की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जो के परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त के कार्यालय से हटा सकते हैं। तो वो कंडीशन होती है जब वो दिवालिया या पागल घोषित हो जाता है, या यदि केंद्र सरकार उसे नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराती है, या उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है यदि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण करता है, या उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मन या शरीर की दुर्बलता के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है। जी। तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को मामलों की जांच के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ता है, और जांच के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट हटाने के कारण को बरकरार रखता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। जी, ठीक है। ये बताइए कि सर आयोग के कार्यों में सरकार की भूमिका क्या होती है? सीवीसी एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है जो किसी भी कार्यपालिका प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। हालांकि ये केंद्र सरकार को सतर्कता मामलों में सलाह देता है और सरकार द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करता है। सरकार आयोग की सिफारिशों का पालन करती है, लेकिन आयोग की कार्यप्रणाली में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सीवीसी के कार्यों में सरकार की भूमिका मुख्यतः परामर्शदाता और सहयोगी की होती है। सरकार आयोग को आवश्यक संसाधन, बजट और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करती है, जिससे आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके। इसके अलावा सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करती है, जिससे आयोग की गतिविधियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इस प्रकार सरकार और सीवीसी के बीच एक सहकार्यात्मक संबंध होता है, जिससे सरकार आयोग की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उसे आवश्यक समर्थन प्रदान करती है। ठीक है। सर ये बताइए कि आयोग के पास कौन से अधिकार होते हैं और वह कैसे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है? आयोग सबसे पहले तो जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले होते हैं उन पे जांच पर निगरानी रखना उनका पहला अधिकार है। दूसरा, जो केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभागीय जांच की निगरानी करना। तीसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के मामलों की सिफारिश करना। चौथा है लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच करना। तो सीबीसी स्वयं कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन ये सीबीआई या संबंधित विभागों के जो सीबीओ हैं उनके माध्यम से ये जांच कराता है। आयोग को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वे गवाहों को बुलाने, दस्तावेज की जांच करने और साक्ष्य एकत्रित करने के कार्य करता है। सीबीसी की जांच में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशालीता सुनिश्चित की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में उचित कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार सीबीसी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, सर ये बताइए कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की क्या अवधि रहती है, ड्यूरेशन क्या रहता है इनका? ये 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। जैसे जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और उसके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्षी नेता की सिफारिश पर ये आधारित होता है। ये पदाधिकारी हैं, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जिससे हितों के टकराव से बचा जा सके। जी, ठीक है। ये बताइए कि जो आपने अवधि के बारे में तो आया, तो ये तो बताइए कि कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे बढ़ाया जाता है इसके तहत? सीबीसी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। जैसे आयोग सतर्कता विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन करता है, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसके अलावा सीबीसी सरकारी विभागों को निवारक सतर्कता उपायों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन देता है, जैसे कि
प्रक्रियाओं का सरलीकरण और जोखिम क्षेत्रों की पहचान। आयोग समय समय पर रिपोर्ट और सिफारिशें प्रकाशित करता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा सीवीसी की वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेज और दिशा निर्देश उपलब्ध होते हैं, जो नागरिक को जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जी सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ अन्य सरकारी एजेंसियों का सहयोग कैसे होता है? सीवीसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। यह आयोग चीफ विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। इसके अलावा सीवीसी सीबीआई के साथ भी सहयोग करता है, जैसे सीवीसी की सिफारिश पर सीबीआई जांच कर सकती है। हालांकि सीवीसी सीबीआई की जांच प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। जी ठीक है सर, आप बने रहिए, इस विषय से संबंधित और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। और आज हम बात करें सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। और राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानून की जानकार है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर सीवीसी क्या होता है, क्या इसकी शक्तियाँ होती है, कैसे ये कार्य करता है, नियुक्ति कैसे होती है अध्यक्ष की और उसमें सदस्यों की, और साथ ही इसकी भूमिका क्या रहती है, सरकार की भूमिका इसमें क्या रहती है। बहुत सारे सवालों का जवाब अभी राम नरेश यादव जी ने ब्रेक पे जाने से पहले दिया था। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यादव जी का। यादव जी, ये बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों को पूरा करने में चुनौतियां क्या रहती है, चैलेंजेस क्या रहते हैं सर? नेहा जी, सीवीसी को अपने कार्यों के निष्पादन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ। इनमें जो प्रमुख चुनौतियां हैं, सीमित जांच शक्तियां, हाँ। संसाधनों की कमी और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की जटिलता। जो सीबीसी को अपने कार्य जब करती है तो उसमें परेशानियां उनको सामना करना पड़ता है। सीबीसी के पास स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, जिससे उसे सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण में पारदर्शिता की कमी भी एक चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीबीसी को अधिक स्वायत्तता, पर्याप्त संसाधन और स्वतंत्र जांच शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि सीवीसी अपने कार्यों को पूरा करने में और जो उनको चुनौतियां उनके सामने आती है उनको दूर किया जा सके। जी ठीक है। सर, ये बताइए कि इन्हें दूर कैसे किया जाता है, जो चुनौतियां आती हैं इन्हें दूर कैसे किया जाता है? और साथ ही ये भी बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं? सबसे पहले तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 है, वो जो सीवीसी को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए विभिन्न शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान जिसके तहत उनको जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं। यह आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त निकायों में भ्रष्टाचार से जितने भी संबंधित मामले हैं उनकी जांच कर सकता है। सीवीसी निवारक सतर्कता उपायों को बढ़ावा देता है, जैसे कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जोखिम क्षेत्रों की पहचान और सतर्कता अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके अलावा सीवीसी सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को सीवीसी के बारे में जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।